गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट पार्ट 2 में वार्षिक हिसाब, ऐसे पार्ट का नाम तो पार्ट 5 धनधाकीय इकाई का वित्तीय पत्रक, लेकिन सामान्य भाषा में और आसान भाषा में जो हम पहले से जान रहे हैं कि इस पार्ट का नाम क्या है, वार्षिक हिसाब। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पूरे अकाउंट का। अकाउंट पार्ट 1 और पार्ट 2 में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है वार्षिक हिसाब, जो आपको आगे के सभी स्टडी यानी कि आप 12वीं कॉलेज या जो भी प्रोफेशनल कोर्स करेंगे उसमें सब में काम आने वाला है, जिसके लिए उसको अच्छी तरह से हमें सीखना है। और अच्छी तरह से सीखने के लिए मैंने आपको 3 खाते, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और पक्की तलपट का नमूना आसान तरीके से कम कितना याद करके हम वार्षिक हिसाब सीख सकते हैं, वो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगा। आप एक बार, अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो उसको क्लिक करके आप एक बार देख लीजिएगा। और आज की वीडियो में हम समायोजनों की असर सीखने वाले हैं। दोस्तों, ये समायोजन क्या है? तो आपको प्रश्न में सकल तलपट और समायोजन दोनों दिया होता है। समायोजन का मतलब होता है कि वर्ष के अंत में किसी व्यवहार का लेखा करना रह गया हो, या कोई खर्च का चुकाना बाकी हो, या आय का मिलना बाकी हो, या संपत्ति पे घिसाई गिनना हो। ऐसे तरह तरह के बहुत सारे समायोजन होते हैं जिनका असर 2 होता है, 2 असर देनी होती है। आपके बुक में ऐसे 35 से 40 समायोजनों को समझाया गया है, 35 से 40 बराबर। तो आप वो बहुत आपके लिए ज़्यादा होगा। और यहाँ पर मैं सिर्फ आपके लिए 10 समायोजन लेकर आया हूँ। आप अगर इस 10 समायोजनों को अच्छी तरह से सीख लेंगे तो आप आसानी से आपके बुक के जो भी वार्षिक हिसाब है उसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 कॉलम बना लिया है, समायोजन, पहली असर और दूसरी असर। सबसे पहला समायोजन और इम्पोर्टेंट समायोजन, अंतिम स्टॉक। किसी ने आपको पूछा अंतिम स्टॉक कहाँ आएगा, तो उसकी आपको 2 असर बतानी है। अंतिम स्टॉक व्यापार खाते के जमा में और संपत्ति लेना में। यहाँ पे मैंने सिर्फ संपत्ति लेना लिखा है, लेकिन आपको बोलते समय बोलना है पक्की तलपट के संपत्ति लेना में। मैंने संपत्ति लेना और पूंजी दायित्व इसलिए लिखा है क्योंकि संपत्ति लेना और पूंजी दायित्व पक्की तलपट में ही होता, तो लंबा ना लिखने की वजह से मैंने संपत्ति लेना में लिखा है। लेकिन आपको कैसे बोलना है, क्योंकि किसी ने पूछा अंतिम स्टॉक कहाँ आएगा या अंतिम स्टॉक की 2 असर क्या क्या होगी, तो एक असर होगी व्यापार खाते के जमा में और दूसरी असर पक्की तलपट के संपत्ति लेना में। आपको उधार जमा नहीं देखना है कि जमा वाला पहले कैसे हो गया, यहाँ रोज नामचा नहीं लिखना है, बस 2 असर करना है। पहले कहाँ कर रहे हैं और बाद में कहाँ कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं। पहले आप संपत्ति लेना में जाकर लिख देंगे, बाद में व्यापार खाते के जमा में लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। किसी को मालूम थोड़ी पड़ने वाला है कि आपने पहले कौन सा लिखा और बाद में कौन सा लिखा। बस आपको 2 असर देना है। दूसरा है चुकाना बाकी खर्च। उस खर्च में जोड़ेंगे, किस खर्च में, जिसके बारे में कहा होगा। मजदूरी का चुकाना बाकी है तो मजदूरी में जोड़ेंगे, वेतन का चुकाना बाकी है तो वेतन में जोड़ेंगे। जैसे लिखा है समायोजन में कि 2000 वेतन के चुकाना बाकी है तो वेतन में 2000 जोड़ेंगे। और दूसरी एंट्री पूंजी दायित्व में, पक्की तलपट के पूंजी दायित्व पक्ष में। तीसरा है अग्रिम चुकाया खर्च। इसी को कहते हैं पेशगी चुकाया खर्च या पूर्वदत्त खर्च। पहले से चुका, एडवांस आपने चुका दिया होगा तो क्या करना है, ठीक उसका उल्टा, चुकाना बाकी खर्च की जो एंट्री थी ठीक उसका उल्टा उस खर्च में से घटाएंगे। किस खर्च में से, जिसके बारे में कहा होगा। जैसे बीमा प्रीमियम के 500 अग्रिम चुकाए हैं तो बीमा प्रीमियम में से घटा देंगे और पक्की तलपट के संपत्ति लेना में, यानी जिस भी खर्च का हमने अग्रिम चुकाया होगा उस खर्च में से घटा देना है और पक्की तलपट के संपत्ति लेना में उसे लिखना है, जिसका भी कहा होगा। चौथा है मिलना बाकी आय। कोई आय मिलना बाकी है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस आय में जोड़ेंगे। किस आय में, जिसके बारे में कहा होगा। ब्याज का 500 मिलना बाकी है तो ब्याज में जोड़ देंगे और पक्की तलपट के संपत्ति लेना में, ठीक है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है 5वां, क्योंकि इसमें बहुत सारी एंट्री है। घिसाई, डूबत ऋण, डूबत ऋण अनामत, मैंने नहीं लिखा है डूबत ऋण अनामत, लेकिन वो भी समझ लीजिए। घिसाई, डूबत ऋण अनामत या अपलिखित करने के लिए कहा होगा तो जिस संपत्ति में से कहा होगा उस संपत्ति में से घटा देंगे और लाभ हानि के उधार में। जैसे कहा है फर्नीचर पर 10% घिसाई गिनी है तो फर्नीचर में से घटा देंगे 10% और लाभ हानि के उधार में। जैसे मान लीजिए फर्नीचर 20,000 का है तो 20,000 का 10% कितना होगा, 2,000, तो फर्नीचर में से 2,000 घटा देंगे और लाभ हानि खाते के उधार में। देनदारों पर 500 डूबत ऋण गिनिए, 500 रुपया डूब जाएगा तो देनदार में से माइनस कर देंगे, ग्राहक में से माइनस कर देंगे और लाभ हानि खाते के उधार में। यानी जिसमें भी कहा होगा घिसाई, डूबत ऋण या अपलिखित, जिस भी संपत्ति के बारे में कहा होगा, जितना % या जितना रुपया कहा होगा उस संपत्ति में से उतना घटा देंगे और लाभ हानि खाते के उधार में लिख देंगे। कितना, जितना आपने घटाया होगा, जो अमाउंट होगी वो। उसके बाद 6ठा और 7वां एक जैसा है लगभग, लिखना बाकी खरीदी। ऐसे उधार खरीदी है, आप ध्यान रखिएगा, लिखना बाकी उधार खरीदी, लिखना बाकी उधार बिक्री। तो लिखना बाकी उधार खरीदी, खरीदी में जोड़ेंगे। और खरीदी किससे करते हैं हम लोग, व्यापारी से, लेनदार से, तो लेनदार या व्यापारी में जोड़ेंगे। लेनदार कहाँ लिखा होता है, तो पूंजी दायित्व में लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो खरीदी का खरीदी में जोड़ेंगे, लेनदार और व्यापारी में जोड़ेंगे। उसी तरह से लिखना बाकी बिक्री,
लिखना बाकी बिक्री किस में जोड़ेंगे, तो बिक्री में जोड़ेंगे और देनदार या ग्राहक में जोड़ेंगे। बिक्री में जोड़ेंगे और कहाँ जोड़ेंगे, देनदार और ग्राहक में। आप याद रखिएगा, चाहे चुकाना बाकी हो, मिलना बाकी हो, लिखना बाकी हो, बाकी है मतलब जोड़ेंगे किस में, जिसके बारे में कहा होगा उसमें। तो यहाँ पे किसका किसका बाकी था, तो लिखना बाकी खरीदी है तो खरीदी में जोड़ेंगे। खरीदी हम किससे करते हैं, तो लेनदार से करते हैं, या लेनदार की जगह कभी कभी बुक में व्यापारी भी लिखा होगा तो लेनदार और व्यापारी में जोड़ेंगे। बिक्री का बिक्री में जोड़ेंगे और बेचते किसको है हम माल, ग्राहक को, तो देनदार या ग्राहक में जोड़ेंगे। देनदार और ग्राहक दोनों एक ही नाम है। कई बार आपके सवाल में देनदार लिखा होगा, कभी कभी ग्राहक भी लिखा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों नाम का उल्लेख किया है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है 8वां, अन्य रीत से माल की जावक। अन्य रीत से माल की जावक, किसी भी प्रकार से माल जाए, जैसे चोरी से गया माल, आग से गया माल, दान में दिया माल, किसी भी प्रकार से माल जाए तो हम खरीदी में से घटाएंगे। हमें पहले से ये बात पता है, व्यापार खाते के नमूने हमने सीखा था, खरीदी में से घटाएंगे और लाभ हानि खाते के उधार में लिखेंगे। जैसे आग से गया माल खरीदी में से घटाएंगे और लाभ हानि के उधार में क्या लिखेंगे, आग से नुकसान। चोरी से गया माल खरीदी में से घटाएंगे और लाभ हानि के उधार में क्या लिखेंगे, चोरी से नुकसान। विज्ञापन में दिया तो खरीदी में से घटाएंगे, लाभ हानि के उधार में क्या लिखेंगे, विज्ञापन खर्च। लेकिन आहरण के अलावा, यानी अगर निजी उपयोग के लिए माल लिया होगा, निजी उपयोग के लिए यानी खुद के उपयोग के लिए, तो खरीदी में से तो घटाएंगे, लेकिन उसको आहरण में प्लस करेंगे। यानी पूंजी दायित्व में लिखते हैं ना हम लोग, पूंजी प्लस वृद्धि प्लस ब्याज, फिर घटाओ आहरण प्लस वृद्धि, तो आहरण में जोड़ेंगे। तो वो यहाँ इसलिए मैंने लिख दिया है आहरण के अलावा, बाकी सभी को खरीदी में से घटाएंगे और लाभ हानि खाते के उधार में। उसके बाद है पूंजी का ब्याज और आहरण का ब्याज। पूंजी का ब्याज पूंजी में जोड़ेंगे और लाभ हानि खाते के उधार में लिखेंगे। पूंजी में कहाँ जोड़ेंगे, तो पक्की तलपट के पूंजी दायित्व में पूंजी प्लस वृद्धि प्लस ब्याज। पूंजी का ब्याज पूंजी में जोड़ेंगे, आहरण का ब्याज आहरण में जोड़ेंगे। आप ऐसे याद रखिए, पूंजी का ब्याज पूंजी में जोड़ेंगे, आहरण का ब्याज आहरण में जोड़ेंगे। दूसरी एंट्री, पूंजी का ब्याज लाभ हानि खाते के उधार में और आहरण का ब्याज लाभ हानि खाते के जमा में। पूंजी का ब्याज लाभ हानि खाते के उधार में और आहरण का ब्याज लाभ हानि खाते के जमा में। मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूं, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके 10 समायोजनों की लिस्ट है। इसको अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और इससे पहले मैंने जो 3 खातों का नमूना भेजा था उसको अच्छी तरह से आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो आप अच्छी तरह से सभी सवालों को और सभी उदाहरणों को कर सकते हैं। हो सकेगा तो फिर अगले वीडियो में इस पाठ के जो सवाल है स्वाध्याय के, उसके सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।